में आत्मसात करने का इस समय समय है, इसलिए ज़्यादा मैं इसमें नहीं बोलूँगा। लेकिन ये जो आयोजन हो रहा है, प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं। जो लोग नए जुड़े हैं, उनके बारे में बता दूँ कि ये सुबह से शाम तक जो संगीत की सरिता बह रही है, लक्ष्य और लक्षण को लेकर के, इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे शास्त्रज्ञ भी हैं, कलाकार भी हैं, शिक्षक वर्ग भी है और यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल तक सभी विद्यार्थी इससे जो जुड़ रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है, संकाय के लिए, वाद्य विभाग के लिए, कि हम इस सुविधा के इस ऐसे काल में जब हम सब दूर की बात करते हैं, हम आपके पास आ रहे हैं, आप मेरे पास आ रहे हैं, संकाय के पास आ रहे हैं, तो ये बहुत ही आनंद की बात है कि हम आपसे जुड़ रहे हैं। आपका जितना ज्ञान है हमको मिल रहा है, हमारे विद्यार्थियों को मिल रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं वाद्य विभाग की प्रोफेसर संगीता सिंह जी विभागाध्यक्षा भी हैं, उनको बधाई देता हूं कि आपने ऐसा कार्य अपने कंधों पर लिया है। हम लोग सहयोगी हैं उनके, और प्रवीण उद्धव जी ने ये लय ताल प्रज्ञा प्रवाह के नाम से जो एक सीरीज चला रखी है, सुबह सितार का आनंद ले रहे हैं और दोपहर में हम लोग शास्त्र की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सुंदर आयोजन चल रहा है, और ये अगर लगातार चलेगा और अनेक यूनिवर्सिटियों में इस तरह किया जाएगा, तो हमें लगता है कि ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं कि हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं, हम कक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं, उसकी पूर्ति हम इसके माध्यम से उससे ज्यादा कहीं कर पा रहे हैं। प्रयोग पक्ष से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसको हम कम से कम संगीत में उसको हम ढाल पा रहे हैं, विद्यार्थियों को अपने को संगीत के साथ तारतम्य में स्थापित कर पा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी को बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, खास करके आज के मुख्य अतिथि जो बनारस से ही हैं और हमारे मित्र में से हैं, और हम लोग बचपन से एक साथ गाना बजाना सब एक साथ करते आए हैं, और आजकल भातखंडे डिम्ड विश्वविद्यालय, समय विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर पर कार्यरत हैं डॉक्टर मनोज मिश्रा जी। बहुत हार्दिक आपका स्वागत है वाद्य विभाग में, संकाय में, और हम केवल आनंद लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं। हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, जो बनारस घराने से संबंध रखते हैं। आपका जन्म बनारस में हुआ और आप की शिक्षा बनारस घराने के बहुत ही नामचीन जाने माने संगीतकार जालपा प्रसाद मिश्रा जी, बहुत बड़ा नाम है संगीत के क्षेत्र में, और बनारस के उन्नति में, बनारस के संगीत के विकास में उनका अमूल्य योगदान रहा है। उनसे आपकी संगीत की शिक्षा, उनके संस्कार, उन्हीं के साथ मुझे लगता है कि आप बचपन से उन्हीं के घर में रह के उनको माता पिता की तरह उनको सेवा करके उन्हीं के पास रह के आपने संगीत के संस्कार लिए हैं। तो जालपा प्रसाद मिश्रा जी को पूरा हिंदुस्तान जानता है, बहुत से लोग नहीं जानते। उनको मैं बता दूं कि बनारस घराने के जितने सिद्धहस्त गुरु हुए हैं, कलाकार हुए हैं, उनमें जालपा प्रसाद मिश्रा जी का अपना एक स्थान है। इस प्रकार पंडित मन्नूलाल मिश्रा जी, बहुत बार आपने पंडित किशन महाराज जी के साथ उनको लहरा बजाते हुए सुना होगा। पंडित मन्नूलाल मिश्रा जी बहुत गुणी संगीतकारों में से एक हैं, जिन्होंने हारमोनियम की सिद्धहस्तता, तबले की सिद्धहस्तता और संपूर्ण संगीतज्ञ के रूप में उनका एक व्यक्तित्व रहा। और मेरा सौभाग्य रहा कि जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, तो जब तक वो उन्होंने शरीर नहीं त्यागा, तब तक उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा कि वो हमेशा मेरे सोलो में नगमा वही मेरे साथ बजाते थे। और इनका लय इतना अच्छा था कि कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं होता था कि पंडित किशन महाराज जी उनको साथ में लेके ना नगमा रखवाए हो। तो वो इतने गुणी लोगों के पास मनोज जी को सीखने का सौभाग्य मिला। आगे चलकर आप
पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी के शिष्य बने और उनके समग्र विचारों के उन्होंने आत्मसात किया, उनके समग्र विचारों को अपने शोध के माध्यम से, एक शोध तो एक बहाना होता है, पंडित किशन महाराज जी के ऊपर रिसर्च करना ये एक बहुत कठिन काम भी था और मनोज जी ने इसको बखूबी निभाया। उनके शिष्यत्व ग्रहण करके और उनसे इस संबंध में, क्योंकि वो पुराने जमाने के लोग हुआ करते थे, तो एक गुरु शिष्य में जो एक वार्ता होती है उस तरह की वातावरण नहीं था। लेकिन बाद में उन्होंने रिसर्च के लिए इतनी अच्छी बहुत सारी गहन बातें मनोज जी को बताई जो उनके रिसर्च में शामिल वो कर सके। तो मनोज जी को बहुत सौभाग्यशाली है मनोज जी कि उन्होंने पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी पे शोध कार्य किया है और उन्हीं से विधिवत शिक्षा भी ली है। और आप देश के अनेक शहरों में आप स्वतंत्र वादन के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। आपने कई स्वतंत्र वादन की प्रस्तुतियां दी हैं। आप संगत के कलाकार भी हैं। आपने कई वरिष्ठ लोगों के साथ संगत की है। बड़ी एक लिस्ट है आपकी कई कलाकारों के साथ बजाने की। तो मनोज जी प्रायोगिक पक्ष को लेके शुरू से, चूंकि घराने से संबद्ध है, और मनोज जी का एक सबसे महत्वपूर्ण है कि आप बहुत बड़ी एक परंपरा है पंडित दरगाही मिश्र जी की, बहुत बड़ी बनारस घराने की। इतने बड़े ऋषि हमारे पंडित दरगाही मिश्र जी, उसी परिवार के आप सदस्य हैं। तो ये एक बहुत सौभाग्यशाली बात है पंडित मनोज मिश्रा जी के लिए कि इतनी बड़ी हस्ती, जहाँ से गिरिजा देवी जी, जहाँ से पंडित शामता प्रसाद जी जैसे ऐसे महान महान कलाकारों को जिस परंपरा से सीखने का मिला, उस परंपरा के आप वंशज हैं। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं पंडित विजय शंकर मिश्रा जी। आप भी उसी वंश परंपरा के आज के प्रतिनिधि हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम उन बुजुर्गों को याद कर रहे हैं। आज हम उन बुजुर्गों को, जिन लोगों ने आज इस शिक्षा को, आज इस संगीत के क्षेत्र को जहाँ तक ले जाने में उनका बहुत अप्रतिम योगदान रहा है, तो हम सब उनको याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और मनोज जी का एक पक्ष और है, वो गणितीय चिंतन के लिए बहुत जाने जाते हैं। जब से मनोज जी से मेरी अभी 3-4-5 वर्षों से जो मेरी निकटता हुई, तो हम बहुत करीब से जब एक दूसरे को जाने, तो मैंने देखा कि मनोज जी लगातार उनका एक चिंतन पक्ष चलता रहता है और अड़ी अड़ास करने वाले हैं। यदि हमने कहा कि नहीं मनोज जी ऐसा नहीं होता, तो वो अड़ी अड़ास करते हैं बात को लेके। बोले कैसे नहीं, और यदि ऐसी बात हो जाती तो मान भी लेते हैं, और यदि हमको लगता है कि नहीं मनोज जी सही करे तो हम भी मान लेते हैं। तो मनोज जी का एक बहुत पॉजिटिव सकारात्मक पक्ष है और उनकी शिक्षण पद्धति इतनी अच्छी है कि भातखंडे विश्वविद्यालय से काफी विद्यार्थी वहां से निकल रहे हैं और उनको शास्त्र और प्रायोगिक पक्ष दोनों का बहुत अच्छा ज्ञान संवर्धन हो रहा है। मनोज जी का बड़ा योगदान है इस संबंध में। और मनोज जी के व्याख्यान कई बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी हुए हैं और देश के कई विश्वविद्यालयों में आपको ऐसे विषय विशेषज्ञ के रूप में बुलाया जाता है। और मनोज जी को तो मैं कभी कभी डिक्शनरी कहता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मैं कोई चीज भूल रहा हूँ, जैसे किसी का मुझे सन में भूल जाता हूँ, कह रहे उनका सन कौन से सन में हुआ था, मेरे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं मनोज जी को तुरंत फोन लगाता हूँ, वो दन्ने से बता देते हैं, जैसे वो एक डिक्शनरी की तरह है। कुछ भी चीज पूछना हो इतिहास की तो उनका पूरा, क्योंकि वो एक जमाने में IAS की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी टेक्निक उस तरह की वो की कि किस तरह से याद रखा जाए। तो मैं मनोज जी को हमारे संगीत की डिक्शनरी भी कहता हूँ। और कई बातें मैं इस आपसे शेयर ये करना चाहता हूँ कि जैसे कई व्याख्यान हमारे चल रहे हैं, तो उसमें से कई चीजें कुछ लोगों को मालूम होती है, तो वो कहते हैं अरे ये चीज तो हमको पता है। लेकिन वास्तव में आप देखें कि जब हम हमारे बचपने में गणित पढ़ते थे, तो उस समय के जो सूत्र हुआ करते थे, और आज हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उस समय के सूत्र, उस समय 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10 तरह के एक एक चीज याद करते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी इतनी सारी टेक्निक्स निकल गई हैं उन सब चीजों को याद करने की। और वैसा ही काम तबलीगी दुनिया में भी हुआ है कि गणितीय पक्ष को कैसे, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि वो लयकारी के जो उसके गणितीय पक्ष निकालना होता है उसको हवा में ही कर देते हैं। तो ये जो इसकी टेक्निक्स हैं,
ये हमारे लिए नहीं, तो वो गणित तो वही है, चक्रधार का क्या सूत्र होना चाहिए, फलाना का क्या सूत्र होना चाहिए, लेकिन वो सूत्र जो जैसे पार्थ चक्रवर्ती जी ने कितना उसको स्पष्ट कर दिया, कितना आसान कर दिया कि एक सूत्र है, आप ताल की मात्रा डालिए, आपको उसका पूरा स्वरूप सामने आ जाएगा। फिर क्या है, आपके पास गुरुओं से मिली हुई घरानों की भाषाएं होती हैं, उस भाषा को उसमें संजोना होता है। तो ये जो बातें चल रही है रोज, उसी का ये कड़ी है। गणितीय पक्ष पे हमारे मनोज जी का बहुत बड़ा कार्य है, और मनोज जी आज हमको बहुत सारी अपने अनुभव से, बहुत सारी बातों से जो जो उनके अंदर छिपी हुई है, जो मैं जानता हूँ कि मनोज जी के उन सब ज्ञान से हम लोग जब परिचित होंगे तो हमको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। खास तौर पे उनका नौका और वर्णों को लेके कि कितने वर्ण होना चाहिए, यदि ये नौका है इस ताल में। तो मैं जो हम लोग प्रश्न भी करेंगे, तो बाद में आखिरी में जो जिन लोगों को पूछना है, वो एक हमारा मोबाइल नंबर है, वो उसमें दे दिया गया है, उसमें आप प्रश्न कर लें। और यदि उसमें एक जूम ऐप पे एक ऐसा हाथ का एक ऑप्शन होता है, तो ऐसा यदि आप लास्ट में कर देंगे तो हम लोग आपका उसको अनम्यूट करने के लिए आपको बुला लेंगे। तो मैं बहुत मनोज मिश्रा जी को बुलाने से पहले हमारे दो शब्द हमारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो दो शब्द स्वागत करें, और उनको उनके सम्मान में एक सम्मान पत्र, हम एक स्मृति के रूप में हम उनको एक सम्मान पत्र हमारे विभाग की ओर से दे रहे हैं, और वो सम्मान पत्र का वाचन करें प्रोफेसर संगीता सिंह जी। हेलो हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, आ रही है। आ रही। पहले मैं सभी विद्वत जन को प्रणाम करती हूँ, और आज के जो विशेष रूप से मैं मनोज सर को प्रणाम करती हूँ, उनका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सर, हमेशा ही कृपा रहा है, और जब भी हम लोगों ने बुलाया, कई व्याख्यान आपके हुए, और बच्चे हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि मेरी भी बहुत उत्सुकता है, और सारे बच्चे जो आज के जो युवा छात्र हैं वो जानना चाहता है, वो बहुत जिज्ञासु हैं और बहुत कर्मठ भी हैं, और नए तरीके से वो कुछ जानना चाहते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि आज जितने भी सितार के भी बच्चे हैं, वायलिन के भी बच्चे हैं, आज जो गणितीय सूत्र है वो सभी उत्सुक है जानने के लिए। तो सर, मैं आप ज्यादा समय, क्योंकि वैसे भी हो रहा है, मैं बहुत जल्दी से मैं आपके लिए ये सम्मान पत्र पढ़ती हूँ सर, और इसे आप स्वीकार करें। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय बीएचयू द्वारा 28 जून से 8 जुलाई 2020 तक आयोजित लय ताल प्रज्ञा प्रवाह व्याख्यानमाला में पंडित मनोज मिश्रा जी, आपने उत्कृष्ट ज्ञान तथा वक्तव्य से संगीत जिज्ञासुओं को अभिसिंचित करें। वाद्य विभाग आपके इस अमूल्य योगदान के लिए आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित हैं। वह आपके इस अप्रतिम सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है। धन्यवाद सर, मैं मंच आपको सौंप रही हूँ सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। आप सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मनोज भाई? आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया से आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ। नमस्कार। मेरे परम मित्र राजेश शाह जी, डॉक्टर राजेश शाह जी, डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय पंडित हल्दीपुर जी, डॉक्टर पंकज माला शर्मा जी, हमारे बड़े भाई, और जैसा आपने कहा दरगाही जी परंपरा के वर्तमान में प्रतिनिधि और सबसे सीनियर मोस्ट पंडित विजय शंकर मिश्रा जी, और काठमांडू से भंडारी जी, हमारे परम स्नेही डॉक्टर गौरांग भवसार जी, और जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं, उन सबका
मैं स्वागत करता हूँ। भाई प्रवीण जी ने हमको बहुत सलाह दिया, ये है ऐसा कुछ नहीं है। हम भी आप लोग की तरह विद्यार्थी हैं, सोचते रहते हैं। प्रवीण भाई मैं भी बनारस का ही हूँ और बीएचयू से ही जुड़ा रहा हूँ, इसलिए हम सब आपके बीच के हैं। हमारा जो विषय है ताल पक्ष में गणित का प्रयोग। ताल पक्ष में जब शुरू करते हैं तो गणित से पहले हम बताएं कि दुनिया पूरा गतिमान है। इस गति को, इस गति की गणना करने के लिए गणित का बनाया गया। हमारे ग्रह नक्षत्र जितने हैं सब चलायमान है, इनकी एक गति बनी हुई है, लेकिन इन गति को, इन गति की गणना करके और जो जिसके द्वारा गणना किया गया वो गणित है। ताल पक्ष में गणित का प्रयोग। जब ताल पक्ष में गणित का प्रयोग विषय आता है तो हम यहाँ बताना चाहेंगे कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इस गणित का प्रयोग बढ़ गया और 1975 के बाद तो और अधिक बढ़ गया। 1950 के बाद कुछ कठिन नैकारियां शुरू हुई थी गणित के माध्यम से, लेकिन 75-80 के बाद से कठिनतम नैकारियां शुरू हो गई, जिनका की वादन मतलब मात्र 5% संभव है, लेकिन वो किया जाता है। हमने एक प्रोग्राम बनारस में सुना था पंडित शिव कुमार शर्मा जी का और साथ जाकिर हुसैन जी तबले पर थे, जिनमें 9 मात्रा पंडित शिव कुमार शर्मा जी बजा रहे थे। जाकिर साहब 9 मात्रा बजाए, उसके बाद उन्होंने 9 मात्रे में 3 ताल इतना आसानी से कर दिया कि लगा कि ये सारा गणित जो है बहुत आसान हो गया है। ताल पक्ष में जब गणित की बात करते हैं तो हमारे ताल पक्ष में 2 प्रकार की रचनाएं हैं, विस्तारशील, अविस्तारशील। जब विस्तारशील रचना की बात करते हैं तो वहां पे हम तिहाई या चक्करदार की बात ही एक प्लस को लेके नहीं चलते। पुराने लोग कहते थे कि कायदे में, उस कायदे में उसका जो है छंद दिखाई देना चाहिए। जो भी कायदा बना, धाके धागे न धाके धाके धागे तीनागी न ताते तागे न ताते न धाके धागे धीनागी न, 4-4 का छंद था। फिर थोड़ा उससे अलग हटने का प्रयास किया गया। धाते धागे न धागा तेते धाते धागे न धीना धागे न धीना धाते धागे न तीनागी न ताते तागे न ताता तेते ताते तागे न तीना धागे धाते धागे न धीनागी न, ये 4-4 नहीं है, ये 4-4 नहीं है, लेकिन इस तरह का गणित शुरू किया गया। धाते धागे न धागा तेते धाते धागे न धीना धागे न धीना धाते धागे न तीनागी न। तो थोड़ा 4-4 की जगह कहीं 4.5 हुआ तो 3.5 हुआ, कहीं 5 हुआ तो कहीं 3 हुआ। तो पहले तो 3 ताल में जो है गणित का प्रयोग शुरू हुआ कि 4-4 को 16 की जगह 4.5, 3.5, 4.5, 3.5 का काम शुरू हुआ। उसके बाद
जैसे हम 3 ताल में एक कायदा है, उसको हम कर रहे हैं और गणित के माध्यम से उसको हम एक ताल में बजा सकते हैं। धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धाते ते घेन के धिन घे घेन के धिन धागे ते धागे तीनागी न ताते ते केना के थिन न के धिन धागे ते धागे धीनागी न धन घन 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 धन तीनागी न 3 ताल में है। अब इसको अगर हम चतुर्थ जाति कर दें तो ये सीधे एक ताल में आ जाएगा। धाते ते घेन के धन घे घेन के धिन धागे ते धागे तीनागी न ताते ते केना के थिन के केना के धिन धागे ते धागे धीनागी न। इसी लयकारी को लेकर जब हम ये आविष्कारशील में ये लयकारी करते हैं तो जैसे कोई कायदा है, हमने पंचम सवारी में कायदा बनाया, बहुत बढ़िया है, चतुर्थ जाति बना दिया, उसकी जाति बदल दिया तो वो कायदा झपताल में आराम से बनाया जा सकता है। एक उदाहरण है धी ना धी धी कर धी धी ना ती सचिन ना तिज कित तुम ना सत्ता धी धाते के धागी न धागे धीना धीना धागी न धागे धीना धाते धागी न तीनागी न ताते ते धागी न तागे तीना घिन धागी न धागे धीना धाते धागी न धीना धी ना धी कर। अब यही जब इसको जब जाति बदल देंगे हम धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धाते ते घिन के धन गे न के धन धागे ते धागी न धागे धीना घेन धागी न धागे धीना धाते धागी न तीनागी न ताते ते धागी न तागे तीना घेन धागी न धागे धीना धाते धागी न धीनागी न धा। एक कायदा याद किया और गणित के माध्यम से हम 2 तालों में उसी कायदे को तिहाई सहित प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी परिवर्तन नहीं करना, उसमें एक बोल का भी परिवर्तन नहीं कर रहा है। अगर आप पंचम सवारी में 8 पलटे बजा रहे हैं तो वही 8 पलटे आप झपताल में बजा। इसी तरह जो झप ताल में है धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धा घिन तकित घिन तकित घिन धागे तीना गिन ता गिन तकित घिन तकित घिन धागे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 धा घिन तकित घिन धागे तीना गिन ता गिन तकित घिन धागे धीना गिन धा घिन तकित धागे तीना गिन ता गिन तकित घिन धागे धीना गिन धा। ये विस्तार में इस तरह का गणित प्रयोग किया जाता है। इससे अगर जो खंड जाति रूपक ताल का कोई कायदा है उसको हम चतुर्थ जाति में बजाएंगे रूपक में, तो उसको हम मिश्र जाति करके हम 3 ताल में बजा सकते हैं। जो असल विषय हमारा है वो है आविष्कारशील के संबंध में। बहुत इस व्याख्यान देने में यदि सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा है, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोग को ऐसा अनुभव नहीं रहा है। तबले में सबसे छोटा ताल जिसमें सोलो बजाया जाता है वो है रूपक ताल। रूपक ताल 7 मात्रे का है। अब हम तिहाई की बात कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट में बोलेंगे तिहाई की बात। सबसे छोटा ताल 7 मात्रा है और रिकॉर्डिंग में सुनिए सब सुनिए तो सबसे बड़ा ताल लक्ष्मी ताल नजर आता है। 7 से लेकर 18 तक के ताले हैं। तिहाई की बात कर रही है इसलिए 3-3 में बांटिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये कुल 12 ताले हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। पहले वाले लाइन में
तिहाई आएगा वो बेदम तिहाई होगा। यहाँ हम तटस्थ जाति की बात कर रहे हैं और किसी जाति की बात नहीं कर रहे हैं, बराबर है। 7, 7, 10, 13 और 16 इन 4 में कोई भी तिहाई आएगा वो बेदम होगा। जैसे 7 में है, अगर 5 वर्ण का लेते हैं, ते, ते, ना, धे, ना, धे, ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर 10 में लेंगे, धे, ना, धे, धे, ना, धी, ना, धे, धी, ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आता है नंबर 8, 11, 14 और 17। हाँ, एक बात और, 7, 10, 13, 16 में बेदम तिहाई या तो दुगुन में आएगा या अधगुन में आएगा, चौगुन में नहीं आएगा। 8, 11, 14, 17 दूसरा खंड है उसका। इन तालों में तिहाई चौगुन में नहीं आएगा, दुगुन में नहीं आएगा। 11 है अगर जो 11 में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 यही आएगा, ये दुगुन में नहीं आएगा इसमें। ठीक उसी तरह 14 में अगर जो है धीना धी दीना तीना धी दीना धागे न तीना का धीना धा दीना धी दीना तीना धी दीना धागे न तीना का धीना धा दीना धी दीना तीना धी दीना धागे न तीना का धीना धा। तीसरा खंड आता है 9, 12, 15, 18। ये तीसरे खंड के सारे ताले 3 की मात्राओं से कटने वाले हैं। इन खंड में कोई भी तिहाई उस वर्ण के बराबर 1-2 गैप के बिना नहीं आएगा। अगर चौगुन में है तो चौगुन में एक मात्रे में 4 वर्ण होंगे तो 1-2 गैप दे के ही आएगा, अंतराल देने के बाद ही। जैसे 9 मात्रा पर देख रहे हैं, धा, धिन, ता, ते, ख, त, द, धा, धिन, ता, धेत, ता, ते, ख, त, द, धी। 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5। पंद्रह में है अगर जो 12 में है तो 7 वर्ण। अब 7, 8, 9 में 5 वर्ण की तिहाई आती है। 10, 11, 12 में 7 वर्ण की, 13, 14, 15 में 9 वर्ण की और 16, 17, 18 में 11 वर्ण की। इसके अलग कोई तिहाई नहीं बनेगी, समझो सम की बात कर रहे हैं। 16, 17, 18 में देखिए, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन 11 वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसी तरह जब ताल में 7 वर्ण के हैं। 13, 14, 15 वाले समूह में 9 वर्ण के हैं। त धी त धी त धा ध धी त धी त धा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ एक चीज है कि 7 से शुरू करते हैं, 7 में बेदम है, 8 में एक दम है और 9 में 1-2 दम है। यहाँ पे हमारा तिहाई का काम पूरा होता है, क्योंकि इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर बहुत तिहाई के प्रकार हैं। अभी हमने कहा कि 9
12, 15, 18 में बेदम तिहाई नहीं आता है, लेकिन जब गणित काम करेंगे तो एक ताल में, जो अभी हमने 3 ताल की तिहाई सुनाई है, ते ते का ता गा दी गाना धाती धाते ते का ता गा दी गाना धाती धाते ते का ता गा दी गाना धाती धा, इस तिहाई को हम एक ताल में 3 ताल करके इसको कर सकते हैं। धिन धिन धागे तीर कित तू ना तत ता धागे तीर कित भी ना ते ते का ता गा दी गाना धाते धाते के का ता गा दी गाना धाते धाते के का गा दी गाना धाते। ठीक उसी तरह पंचम सवारी में हम झप ताल की लय कायम करके आड़ की उल्टी लयकारी करेंगे। झप ताल में पंचम सवारी में झप ताल करके झप ताल की 7 की तिहाई को हम इसमें कर सकते हैं और आराम से करते हैं। धी ना धी धी कत धी धी ना धी धी ना ती कतिन ना तिज कित तुन ना कत धी धी ना 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। जो प्रवीण जी से बात हुई थी तो चक्रधार के परसों पास चक्रवर्ती जी ने बहुत बढ़िया व्याख्यान दिया। चक्रधार फरमाइशी चक्रधार को थोड़ा सा हम जो हमने सोचा है उसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि उन्होंने जो बताया था 5 आवर्तन कर लीजिए और उसमें एक धार जोड़ लीजिए, एकदम सही है। उसको आधार करिए, 3 हिस्सा करिए। यहाँ पर मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि 3 हिस्सा करने के बाद उसको सममात्रिक में आधा आधा कर लीजिए। जैसे मान लीजिए झप ताल है, झप ताल को आप लीजिए और 10 पंजे 50 एक भाग जोड़िए, 51 हुआ। 3 से भाग देंगे 17 आएगा। 17 को सममात्रिक में आधा आधा कर लीजिए। एक खंड 8 आएगा, एक खंड 9 जाएगा। 9 तिहाई वाला खंड होगा और 8 मुखड़े वाला खंड होगा। और जब 9 वाली तिहाई का पहला 3 लेंगे तो 8 3 11 पहला आधा कम पे आएगा। तिहाई 2 की तिहाई होगी तो 6 मात्रा होगा। 3 मात्रा की तिहाई होगी तो 9 मात्रा होगा। 4 की तिहाई होगी तो 12 मात्रा होगा। 5 की तिहाई होगी तो 15 मात्रा होगा। इससे ऊपर कोई नहीं होगा। 3 ताल का विभाजन उन्होंने बताया तो 27 हुआ। 27 में 12 और 15, क्योंकि जो आधा करेंगे वो तिहाई वाला समूह होना चाहिए, या 12 या 15 या 9 या 6। आप धमाल में ले लीजिए, मैं धमाल की बात करता हूँ। 14 पंजे 70 1 71। 3 से भाग देंगे 2 हासिल बचेगा। 2 हासिल जब भी बचता है, शेष 2 जब भी बचता है, उसका तात्पर्य यह है कि उस चक्रधार में एक एक मात्रा का दम है। एक कभी हासिल नहीं आएगा। आप इस पूरी गणना में अंदाज लगाइए, एक कतई हासिल नहीं आएगा, या 2 आएगा या कट जाएगा किसी भी ताल में। तो 71 मात्रा जब हुआ
3 से भाग देंगे 23 होगा, 2 शेष बचेगा। 23 को आधा आधा बांटिए आप तो 11 और 12 बचेगा। 11 और 12 बटेगा। 12 मात्रा तिहाई वाला है, 11 मात्रा मुखय वाला है। आप देखिए धमाका उदाहरण दे रहे हैं, 11 मात्रे का हम केवल ठेका बोल देंगे और 4 की तिहाई ध धी ध धी ध धा धा तद धा त्रिगिट धी ना त्रिगिट दू ना कद ता 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 धा तद धा त्रिगिट धी ना त्रिगिट दू ना कद ता 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 धा तद धा त्रिगिट धी ना त्रिगिट दू ना कद ता 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। ये मात्रा की गणना है। जब हम चक्करदार को एक एक मात्रे की जगह आधा मात्रा में जोड़ते हैं तो 3 ताल में फरमाइशी जो बनती है वो 53.1 अर्धमात्रिक के बनती है और उसकी तिहाई जो होती है वो 11.5 मात्रे का मुखड़ा होता है और 5 मात्रे की तिहाई होती है। 9 वर्ण नहीं 10 वर्ण, मतलब 23 वर्ण का मुखड़ा होता है और 10 वर्ण की तिहाई होती है और एक दम होता है। जब इसी फरमाइशी को हम चतुर मात्रिक मतलब 1/4 में आ जाते हैं, जहाँ 1/4 की गणना शुरू हो जाती है, वहां पे ये 45 मानों का मुखड़ा होता है और 21 मानों का तिहाई बनता है। कुल मिला के 107 वर्ण होते हैं 3 ताल में और 107 वर्णों को 3 बार करेंगे तो 320 321 हुआ। 5 आवर्तन का जो फरमाइशी है वो 16 पंजे 80 मात्रा हुआ। 80 मात्रा को जब हम 4 गुना करेंगे, एक मात्रे में 4 बोल आएगा तो 320 होता है। एक धा सहित 321 मान हुआ। धागे धागे न धागे दिन नाना तेते धागी न सदा धाती तकी तक धागी न धाते ते घे न धागी न तक तेते तक धेन घेन धा तक धेन तकी तकी धाती धा। घिन धा से इसका तिहाई है। धागे धागे न धागे दिन नाना तेते धागी न सदा धाती तकी तक धागी न धाते ते घे न धागी न तक तेते तक धेन घेन धा तक धेन तकी धाती धा घेन धा तक धेन तकी धाती धा घेन धा तक धेन तकी धाती धा धागे धागे न धागे दिन नाना तेते धागी न। ये जब हम 1/4 मात्रे में आते हैं तो ये कैलकुलेशन हो जाता है। जब में सिंपल 17 मात्रे की तिहाई 17 मात्रे का एक पल्ला बनता है, लेकिन जब दुगुने में आ जाते हैं तो वहां पे 17 होता है, लेकिन यहाँ जहाँ 8 मात्रे का बोल है मुखड़ा है वहां 7.5 का मुखड़ा होता है। धी ना धी धी ना धी ना धी ना धी धी ना धा धी ना धी धी ना धा धी ना धी धी ना धी ना धी ना धी धी ना धा धी ना धी धी ना धा धी ना धी धी ना धा धी ना धी धी ना धी ना
धीना धी धीना धा धीना धी धीना धा धीना धी धीना धा ना धी धी ना धी ना धीना धी धीना धा धीना धी धीना धा धीना धी धीना धी। और जब इसको हम पाव गुण में आ जाते हैं, पाव गुण मतलब 1/4, तो यही कैलकुलेशन 28 वर्णों का मुखड़ा बनेगा और 13 वर्णों के तिहाई बनेगी। 28, 13, 41 और 13, 54 और 13, 67, 67, 67, 201 हुआ। 5 आवर्तन का जब है 50 मात्रा हुआ। जब पाव गुण में करेंगे तो 201 आएगा। नहीं है तो 28 मात्रा को भरने के लिए धीना तूना कत्ता धीना धी धीना धिन दिन तूना 28 मात्रा को भरने के लिए हम 8 चौताल बोलेंगे और 13 को बोलने के लिए एक ताल धा सहित धीना तूना कत्ता धीना धी धीना धिन तूना कत्ता धीना धा धिन तूना कत्ता धीना धा धिन कत्ता धीना धिन दिन भागे तरीके। ऐसे करके हम 67 मात्रा बनाएंगे और ये 201 मात्रा आएगा जो सम पे आता है। इसके बाद जो प्रवीण जी ने कहा था 9 हफ्ता, देखिए परसों बात कसौती जी ने बहुत क्लियर कर दिया था कि ये सारी चीजें चाहे कमाली हो, चाहे फरमाइशी हो, चाहे 9 हफ्ता हो, चक्रदार तिहाई हो, ये सभी ही गणितीय रचना है। गणितीय रचना है। चक्रदार तिहाई नहीं है, चक्रदार तिहाई पहले भी बचता था, लेकिन कमाली, 9 हफ्ता, फरमाइशी ये सभी गणितीय रचना। 9 हफ्ता के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, अभी 2 दिन पहले हमने कहा भी था कि 9 हफ्ता से लगा हुआ 2 रचना और है। एक है चक्रदार तिहाई और एक है 9 धा की रचना। 9 धा की रचना तबले में नित्य से आया है और चक्रदार तिहाई और 9 हफ्ता, 9 हफ्ता में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 हफ्ता में एक बोल समूह को लेके 9 बार बजाते हैं। अगर उसमें दम है तो सब में समान दम है, नहीं दम है तो किसी में नहीं। यही समान दम के बीच अगर अंतराल हो जाता है, 3 के बाद अंतराल हो जाता है, तो वो चक्रदार तिहाई का काम करता है। अगर वो अंतराल नहीं है तो वो 9 हफ्ता है। हमने इस गणना को बहुत दिन से कर रहे हैं, तो हमने नोट किया कि 9 मात्रा, 18 मात्रा व 17 मात्रे में 9 हफ्ता नहीं बन पाता है बराबर लेने। क्योंकि 9 इसमें 9 की गणित बहुत जरूरी है। पहली बात
9 की गणित इसमें बहुत जरूरी है। अगर 9 की गणित नहीं है तो अब हम सबसे पहले लेते हैं झपताल को। झपताल को लेते हैं। झपताल का सिंपल है 9 वर्ण के बोलों को 9 बार लेंगे, कितना हुआ 81। 9 9 81, 10 आके 80। भी ना भी ना भी ना भी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नौहक्का की श्रेणी में क्लियर कट विदम नौहक्का यही है। झपताल में जो है ये नौहक्का विदम है, कहीं कोई दम नहीं है। भी ना भी ना ना भी ना ते कता दी गा ना धाते 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 ते कता धाते ते कता दी गा ना 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 धा। जब हम चक्करदार की बात करते हैं या नौहक्का या फरमाइशी किसी की बात करते हैं तो समान रूप से 4 आवर्तन की बात करते हैं। 4 आवर्तन, झपताल का 4 आवर्तन 40 मात्रा हुआ। 9 से नहीं कटेगा, 936 गड़बड़ हो गया। अब हम 2 आवर्तन लेंगे तो 80 मात्रा हुआ। एक धा लगा दीजिए 81, 9 9 81। इसका मतलब ये है कि 9 वर्ण के बोल होंगे जो 9 बार बजाए जाएंगे तो वो झपताल में आएगा। अब वो बोल आप अपने मन मुताबिक अपने हाथ से निकलने वाले या जो सुंदर लगने वाले हैं वो बोल को आप लेके बजाइए। उसके आगे बढ़ते हैं। 10 के बाद आता है 11 मात्रा। 11 मात्रा में बहुत बढ़िया नौहक्का है। आप हमारे कहे अनुसार 4 आवर्तन 11 चौक 44 होता है। 44 मात्रा लीजिए, एक धा को जोड़ लीजिए 45, 9 25 45। सीधा का नियम है 5 वर्ण की तिहाई 11 मात्रा में आएगी। धा तक धा तेज चित धी ना तेज चित थू ना तक धा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये भी बहुत बढ़िया और बहुत सरल न होता है। इसके बाद अगले ताल में आते हैं। वो ताल है एक ताल। 3 से कटने वाले तिहाइयों की गणना अलग हो जाती है। ये हमने पहले ही आपको बताया था जब हमने बताया कि 9 12 15 18 में बराबर लय में बेदम तिहाई नहीं होती है। इसमें 1 2 गैप के बगैर कोई भी तिहाई नहीं आएगी, चाहे चक्करदार हो, चाहे नौहक्का हो, चाहे कुछ भी हो। तो 12 चौक 48 1 49 हुआ। नहीं आएगा।
उसके बाद फिर 8 आवर्तन ले लीजिए, 12 के 96, 197 हुआ, 12 के 96, 197 हुआ। और 1-2 के 8 गैप आएंगे, 1 से 9 10 के बीच 1-2 के 8 गैप आएंगे, तो 8 दूनी 16 और 9 9 81, 81 और 16 97, 12 8 96, 2 आवर्तन में आएगा। धिन धिन धा गे तीर चित तू ना सत ता धा गे तीर चित धी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको अगर हम दिन दिन अभी गणनाओं में बता दिए, बोल में लेंगे तो दिन दिन भागी तीर चित तू ना सत ता भागी तीर चित धी। तेते कत गदी गन धान, 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 तेते गदी गन धान, तेते कत 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 गदी गन। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले चरण में। 12 के बाद 13 मात्रा, बहुत सरल तिहाई है, बहुत सरल तिहाई है। जो 11 मात्रे वाली तिहाई है, 9 हफ्ता है, उसी को हम 13 मात्रे में बड़े आसानी से कर सकते हैं। तीन मात्रे का वर्ण, तेते कत गदी गन धा, 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 तेते कत गदी गन धा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। सबसे आसानी से आता है, क्यों? 13 दूनी 26, 1 27, 9 त्रिक 27, सिंपल नियम है। 13 दूनी 26, 1 27 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तेते कत गदी गन धा, 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 तेते कत गदी। इसके बाद जिस नौका में हमको जोड़ने में घटाने में बहुत समय लगा, वो नौका था धमार में। धमार का नौका हमको सबसे अधिक समय लगाया, और धमार में जब हम 14 मात्रे का 4 गुना करेंगे तो 56 मात्रा होता है, वो कहीं से भी 9 से नहीं सकता है।
हम और आगे बढ़े। इसको हम उल्टा लेते हैं। हमने 5 ही गणित किया तो 45 दिया, 5 9 45 कहीं से नहीं आ रहा था। फिर दूसरा जगह बनाया, 7 का लिया कि 7 वर्ण के लिए 9 बार, 7 9 63 हुआ, वो भी 14 से नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद हमने 9 वर्ण लिया, 9 9 81 हुआ, 9 9 81 हुआ, वो भी नहीं कर रहा था। लेकिन फिर हमने उसमें दम का अंदाज लगाया तो बहुत अच्छा लगा कि इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमको जो है वो जगह मिल गया। वो है 112 मात्रा की तिहाई, 9 का पूरा, और 9 वर्ण की तिहाई है, 4 वर्ण दम है, तो 9 9 81 और दम 8 ही आएगा। 9 9 81 और 4 8 32, 81 और 32 113 हुआ, और 14 8 112, 14 8 112 हुआ। अगर आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठे तो जोड़ लीजिए, 14 8 112 हुआ, और वो ना तू ना सत ता ना धी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नौका में बहुत समय लगा था। अब इसको मैं बोलो में बोल दे रहा हूँ। ना तू ना सत ता ना धी ना ते का ता दा दी गा ना धा 1 2 3 4 ते का ता दा दी गा ना धा 1 2 3 4 ते का ता दा दी गा ना धा 1 2 3 4 ते का ता दा दी गा ना धा 1 ते का ता दा दी गा ना धा 1 2 3 4 ते का ता दा दी गा ना धा 1 2 3 4 ते का ता दा दी गा ना धा 1 2 3 4 ते का ता दा दी गा ना धा 1 2 3 4 ते का ता दा दी गा। इसके बाद आता है 15 मात्रा, 15 मात्रा की है पंचम समाधि। पंचम समाधि में भी 5 9 45, 5 वर्ण की तिहाई आएगी, और 8 गैप 1 2 के आएंगे, और 45 और 16 61 हुआ। 1 2 3 धी ना धी कर ना तेजा तुम ना कत्ता धी ना धी 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5 9 45 और 1 2 1 2 के हम 8 गैप दिए तो 16, 45 और 16 61, 61वां मात्रा कम है, 15 चौक के साथ एक आवर्तन में आएगा। सत्ता धी ना धी ते का ता दी गा ना धा 1 2 ते का धी सत्ता धी ना ना तेरे गलग में धा ना तेरे गलग में धा ना तेरे गलग में धा तेरे गलग में धा ना 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 तेरे गलग में धा।
इसके बाद आता है 16 मात्रा। 10 मात्रे से लेके 15 मात्रे तक के नवहत्ता में हर तालों में नवहत्ता बराबर लय में ही आया। हर तालों में बराबर लय में नवहत्ता आया, बराबर लय से अलग कुछ नहीं हुआ। 3 ताल एक ऐसा ताल था जहां बराबर लय में नवहत्ता नहीं आया। इसकी गणना भी अलग करनी पड़ी और फिर हमने इस 3 ताल के लिए 12 मात्रा के फार्मूले को लाए। 12 में जो 9 वर्ण की तिहाई और 1-2 गैप दिया गया था, वही तिहाई 3 ताल में आया और उसको आड़ करके लाना पड़ा, क्योंकि 9-9-81 और 16 गैप 8 1-2 गैप पे 97, 16-98 6 आवर्तन में आएगा, आड़ लय में ही आएगा। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता ता धिन धिन धा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 3 4 5 7 8 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 9। अब इसको हम बोल में ले रहे हैं। धा धिन धिन ता ता धिन धिन धा ते ते का ता गा दी गा ना धा 1 2 ते ते का ता गा दी गा ना धा 1 2 ते ते का ता गा दी गा ना धा 1 2 ते ते का ता धा 1 2 ते ते का ता गा दी गा ना धा 1 2 ते ते का ता गा दी गा ना धा 1 2 ते ते का ता गा दी गा धा 1 2 ते ते का ता गा दी गा ना धा 1 2 ते ते का ता गा दी गा ना। ये नवहत्ता यहाँ पे पूरा हुआ, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि 17, 18 और 9 में नवहत्ता नहीं आता। अब आप लोग को अगर जो ये हमारा गणित का काम यहाँ पे खत्म हुआ है, प्रवीण जी। हाँ जी। हाँ, अब जिसको पूछना है वो पूछ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ, जो शुरू में जो क्वेश्चन आए थे तो मुझे लग रहा है उनका जवाब आप दे चुके हैं। एक कोई विघ्नेश का है कर्म है पूना से, क्या एक ताल में बेदम बजाया जा सकता है? तो मुझे लग रहा है कि ये सवाल जब उनका आया तो उसके बाद आप जवाब दे चुके थे। तो देखिए, लिखने में एक ताल में बेदम नहीं होगा। हाँ, लेकिन बजाने में हमने फर्क करके सुना दिया, लय परिवर्तन करके हो सकता है। लय परिवर्तन करके 3 ताल में बेदम आराम से हो सकता है, वो हमने सुना दिया आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। और भी मैं सबसे निवेदन करता हूं कि यदि किसी को कोई, अब ये किसी ने पूछा है कमाली के लिए गणितीय बताइए, तो उस दिन कमाली वैसे हो गया, लेकिन फिर भी मनोज जी शार्ट में यदि कुछ आप, अब आपके पास कोई नया, कोई कमाली के लिए पूछ रहा आवाज है, नहीं आ रही है। कमाली के लिए पूछ रहा है कोई, कमाली के लिए।
कुछ अगले लेक्चर के लिए छोड़ दीजिए। नहीं, फिर भी कमाली का भी फार्मूला बन रहा है। हाँ, बस एक छोटा सा भी बता दीजिए। वैसे उस दिन पार्थ जी बहुत स्पष्ट रूप से बता दिए हैं और वो फार्मूला हम सब लोग फॉलो करते हैं और मुझे लग रहा है कि वो यदि सुनेंगे तो हाँ जी, वही सिस्टम है उसका। हाँ जी, हाँ। और किसी को पूछना है कुछ तो हाँ, दीपक त्रिपाठी जी पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, जी सर, मनोज जी। अगर 10 साल में कोई भी फरमाइशी है, बहुत आसान तरीका है, उसमें धाम में धागा लगाते जाइए, बनता जाएगा। जैसे बनारस का टुकड़ा ढालते थे 3 साल में है। 10 साल में फरमाइशी आती है, धी ना धी धी ना ना धी धी ना धागते थे ये फरमाइशी है। 10 साल में 10 साल के लिए बोलना है। हाँ, वाह वाह, ये दीपक त्रिपाठी जी का। गुरु जी सादर प्रणाम। ये गुरु जी एक जानकारी लेनी थी, क्या नौहक्का में फरमाइशी नौहक्का भी बन सकता है क्या? तालों, हर तालों में, जिन जिन तालों में आपने बताया। भाई अब इससे हमने कभी काम नहीं किया है, लेकिन बन सकता है। अभी आज एक फरमाइशी नौहक्का अरविंद आजाद जी ने सुनाया है, जी और गौरव जी सब लोग थे, तो बन सकता है क्या? क्यों नहीं जी, क्योंकि अगर एक साल में किसी भी एक साल में फरमाइशी नौहक्का आ रहा है तो मेरा सोचना है कि वो हर साल में आएगा। हो सकता है 1-2 साल एक्सेप्शनल हो। जी 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 जी, ठीक है। और ये गणित ये है ना, गणित रिसर्च करने की विषय है। देखिए इतने साल हो गए, मैंने पंडित लालजी श्रीवास्तव साहब को और हमने उस्ताद अल्लाह खान साहब को, पंडित किशन महाराज जी को पूरी जिंदगी भर उनके नए नए गणितीय सूत्र खोजे, उन्होंने अपने वादन में उसको शामिल किया। तो मुझे लग रहा है कि ये गणित की दुनिया जो है चमत्कारिक दुनिया है, इसमें हम जितना खोज करते जाएंगे कुछ कुछ नया मिलता ही जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि सब लोग मिलके यदि इसको कुछ कुछ सोचेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि कथक के क्षेत्र में तो काफी सोचा जाता है, क्योंकि उनका मेन काम ही उस प्रकार का है। एक अनीश कुमार यादव कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी, अनीश कुमार यादव, यदि किसी को प्रश्न पूछना है तो उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐसे हाथ को वो करने का, तो जरूर पूछें। मैं उनका साउंड यहाँ से हम ओपन कर देंगे। मनोज जी ने बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से बताई। हेलो, वर्णों के सब। हाँ जी, बोलिए। गुरु जी प्रणाम, मैं अनीश कुमार यादव। गुरु जी मैं एक जानना चाहता हूँ कि जो किसी भी ताल में जो 3 लयकारी आती है, आड़ कुआड़ या बियाड़ की, वो उसका गणितीय स्वरूप क्या है? आड़ कुआड़ बियाड़ की नहीं आती, बता 3 लयकारी आ सकती है जी, तो उसका गणितीय स्वरूप क्या है? जी गुरु जी। दुगुन तिगुन चौगुन। जी, तो उसको तो निकालेंगे कैसे? 12 मात्रा ले लो जी। 12 मात्रा को अगर दुगुन में करोगे कितना मात्रा हुआ? 24 मात्रा। ठीक है, 6 मात्रा हुआ ना।
जी। में बोलो, एक बार दुगुन बोलोगे तो हाँ, कितनी 6 होगा? मात्रा। जी। एक बार चौगुन तिगुन बोलोगे जी। कितना हुआ? 4 मात्रा। 4 मात्रा। और एक बार सगुन बोलोगे 2 2 मात्रा। मात्रा। एक 12। 4 2 जी। इन ला गे तीन तीन को ना ता ता धा गे तीन तीन धी ना दिन दिन दागे तिलक दी तिलक दी दिन को ना कत्ता दागे तिलक दी ना दिन डॉक्टर ना कत्ता डॉक्टर दी ना भी। समझ में आया? जी गुरुजी। ठीक है। मनोज जी, एक क्वेश्चन आया है अभी एसएमएस के माध्यम से कि तिपल्ली में भी क्या वर्णों का कोई गणित है क्या? नहीं, तिपल्ली के लिए कोई वर्णों का गणित है क्या, ऐसा पूछ रहे कोई? ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है तिपल्ली में। तिपल्ली में कोई निश्चित नियम नहीं। तिपल्ली को हर कलाकार अपनी सुविधा से बजाता है। अगर जो तिपल्ली का नियम बन जाता कि उसका पहला भाग सब पे आना है, तब तो फिर एक गणित हाँ, तब उसका गणित ही लागू होता। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पोएट्री से संबंध है उसका। हाँ, तिपल्ली में जो है उसकी न तो निश्चित आवर्तन है न निश्चित धा है, तो कैसे हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं? जैसे फरमाइशी कमाली में एक निश्चित है ना कि उसका पहला धा कम पे आना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और किन्हीं को कोई प्रवीण जी, हाँ जी, आपको एक रचना हम सुना में छोटी सी है। हाँ जी, हमारी बिल्कुल मेरा बिल्कुल, एक प्रयास है। स्वागत है। इसका नाम एक पल्ली फरमाइशी है। हाँ, फिर से थोड़ा सा। एक पल्ली फरमाइशी। एक पल्ली फरमाइशी। हाँ, एक पल्ले में ही फरमाइशी की सारी विशेषता। हाँ, वो मतलब पहला धा सम पे आएगा, फिर तिहाई का उसी का दूसरा धा और तीसरा धा। पहले सम पे पहला धा, दूसरे सम पे दूसरा धा, तीसरे सम पे तीसरा धा। अच्छा, तो रचना से स्पष्ट हो जाएगा, आप जरा सुनाइए, बहुत मजा आएगा। हाँ, एक ताल में है दिन दिन धागे तिलक तू ना ता धागे तिलक धी ना धन ता कदक दिन लगते कदन का धा तू ना का ते ददगन तगधा ददगन तगधा ददगन तगधा धा तू ना का ते ददगन तगधा ददगन तगधा ददगन तगधा धा तू ना का ते ददगन तगधा ददगन तगधा ददगन तगधा। हाँ, मतलब टुकड़े में आपने फरमाइशी का वो चक्करदार नहीं, टुकड़े में फरमाइशी को दिखाने का वो किया है आपने। उस टुकड़े में ही पूरा फरमाइशी है। पहला धा, पांचवा धा, नौवां धा। जी 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 जी, बहुत इस तरह की रचनाएं मैंने इसमें एक चीज और है। जी जी, इसमें पहले सम पे पहला धा, दूसरे सम पे दूसरा धा, तीसरे सम पे तीसरा धा। फरमाइशी में दो सम में कोई धा नहीं रहता है ना, इसमें तीनों पे पहला दूसरा तीसरे पे लगातार धा है। वाह, बहुत बढ़िया। और बहुत लोगों को स्पष्ट हो गया। आपने तो पूरा आज कॉपी पेन लेके ही सबको बिठा दिया। बहुत से लोग मैंने देखा कि सब लोग विद्यार्थी लोग ज्यादातर कॉपी पेन लेके बैठे हुए थे, क्योंकि आप भी उधर से गणित करे जा रहे थे और सब लोगों को हाथ में पेन से होने से वो क्लियर होता जा रहा था। तो बहुत बढ़िया। हम केवल एक पन्ना लिए थे, खाली उसको बस कुछ करना नहीं था, बाद में नहीं लिखे तो रखे थे सामने। बहुत बढ़िया। ये गणितीय स्वरूप जिसमें प्रश्न कम होगा। हाँ जी, ये गणितीय स्वरूप है तो इसमें प्रश्न कम होगा। हाँ, क्योंकि अब आपने जो गणित बताए आज सब लोग उसे गुणा भाग करेंगे और क्या। हाँ, क्योंकि सब कर देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि आपने आज बहुत सारे सूत्र एक साथ बताए, तो सब लोगों ने लिखा है, और वो जो विभाजन आपने बताया 7, 10, 13, 16, उसके बाद 8, 11, तो एक जो बताया है उसके ऊपर सब लोग अपनी अपनी रचनाएं करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी, मैं
मैं घमंड नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। अगर 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इसके तिहाई के फासले को अगर आदमी ध्यान से पढ़ ले तो इसके बाहर कोई तिहाई नहीं है, इसके बाहर कोई तिहाई नहीं है। फिर से एक बार कोई बोल भी दीजिए प्रकार सबको, में। फिर से एक बार बोल दीजिए स्पष्ट, सब लोगों को सुना जाए। देखिए, सबसे चौका काल कौन सा है? रूपक, हाँ, स्वतंत्र वादन के लिए, ठीक है। सबसे बड़ा लक्ष्मी काल, जिसका देखा रोज मिलता है बस, और कोई काल नहीं मिलता है। कई मात्रा ब्रह्म काल के देखा नहीं मिलते हैं। आप 7, 8, 9 से तिहाई लीजिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यही 12 काल है ना? बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल। 7 वाली लाइन का जो काल है उसमें बेदम तिहाई आएगा जी। 7 वाली लाइन मतलब 7, 10, 13, 16 में बेदम तिहाई बुजुर्ग में आएगा। बिल्कुल। 8, 11, 14, 17 में तिहाई और चौगुन में आएगा, दुगुन में नहीं आएगा। बिल्कुल। और 9, 12, 15, 18 में जो तिहाई आएगा वो 1-2 दम का आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी 3.5 से कटती है उसमें बिना धान के तिहाई नहीं आएगा। वाह, बहुत बढ़िया। आप लगाते हैं ना, तो हम लोग 1-2 बोलते हैं, आप धान लगा देते हैं। हाँ, धान लगाते हैं। धान लगाते हैं, जी जी, धान लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये सुरेश जी का योगदान है। हाँ जी जी जी। तो ये 9, 12, 15, 18 में बिना धान के तिहाई नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी। ये फार्मूला अगर आप बच्चों ने समझ लिया तो कभी भी लिखने या बजाने में तिहाई कभी गलत नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें एकदम बहुत अच्छे से स्पष्ट हुई है, और खास तौर पे जो पार्थ जी ने चक्करदार, फरमाइशी, कमाली और के लिए बहुत स्पष्ट सूत्र बताए थे, और उसी को क्रम को आगे बढ़ाया हमारे डॉक्टर मनोज मिश्रा जी ने। आज नौहक्का को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया, और वर्णों को लेके भी उन्होंने काफी अच्छी बातें की है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत उपयोगी सत्र रहा, क्योंकि तबले में गणित का बहुत बड़ा स्थान है, और हमारे यहाँ पुस्तकें भी काफी लिखी गई हैं, और यहाँ तक कि आचार्य बृहस्पति ने तो वो एक पूरा सूत्र लिखा हुआ है। मुझे लगता है आगे उसके हमारे आगे आने वाले विद्वान उसके संबंध में जरूर, ब्रजरानी जी सुन रही हैं, हम लोग जरूर उनसे वो करेंगे कि वो सूत्र भी एक है जो हमारे प्राचीन आचार्य बृहस्पति जी का वो सूत्र है। तो उस तरह की भी सारी बातें हो, तो जो हमारा प्राचीन इतिहास है वो भी, और अभी वर्तमान में जो नई नई टेक्निक्स आ रही है, क्योंकि मैंने देखा कि मैंने अभी गणितीय पक्ष पे और बहुत तगड़े तगड़े सूत्र निकाले हैं। जैसे अब मेरे ही गुरुजी की मैं बात करूं तो उन्होंने दम के ऊपर एक श्रृंखला वर्गीकरण करा है कि दम से कैसे उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। आवर्तन से में हम लोग देखते हैं कि आवर्तन से, जैसे पार्थ जी उस दिन बता रहे थे कि आवर्तन को ध्यान में रखते हुए हम कैसे करेंगे, तो आवर्तन से वर्गीकरण हो सकता है, और उसको संख्याओं के हिसाब से भी वर्गीकरण हो सकता है। एक बहुत अच्छा काम गणितीय उस पे हमारे उनका हुआ था, अभी वो आज नहीं रहे। मुझे बड़ी याद आ रही है उनकी, हमारे सक्सेना उनका नाम मुझे याद, हमारे बलिया में वो असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, अपने बरेली के थे और बलिया में वो असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। सक्सेना जी अभी डेथ हुई है उनकी। 2 साल पहले हुआ था। तो उन्होंने भी गणितीय पक्ष पे बहुत अच्छा काम किया है। तो ये मुझे बहुत अच्छी ये खुशी हो रही है कि हम लोग इसमें लगे हुए हैं, और विद्यार्थी को काफी रिसर्च इसमें हो रहे हैं, लेकिन अब नए आयाम हम क्या जोड़ सकते हैं उस दिशा में काम होना चाहिए। तो मनोज जी, आज बहुत सारी बातें आपसे और करने का इच्छा है, लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं हमारे राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय के
सहायक प्राध्यापक मनीष करवड़े जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आपका आभार व्यक्त करें। मनीष जी हमारे बहुत कर्मठ प्राध्यापकों में से एक है। वो अभी लगातार एक सीरीज चला रहे हैं राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय में, बढ़िया चला रहे हैं। और उन्होंने उसमें बहुत अच्छे अच्छे विद्वान पंडित सुरेश तलवलकर जी और अरविंद आजाद जी, रामदास पलसुले जी, पंडित गिरेन्द्र देशपांडे जी, बड़े बड़े लोगों को बुला के और काफी अच्छी अच्छी बातें, संस्थागत शिक्षण प्रणाली के लिए उपयोगी बातें उन गुणी लोगों से निकलवा रहे हैं। और उसमें हमारे गौरांगी वगैरह सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत उसमें सहयोग मिल रहा है। तो मैं मनीष जी को आमंत्रित करता हूं। जी, प्राध्यापक राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय। नमस्कार सभी गुणीजनों को नमस्कार। मैं मनीष करवड़े, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय में। जी, प्रवीण सर ने जितना बताया ऐसा मेरा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है योगदान इसमें। सभी के सहयोग से जिस काल संवाद श्रृंखला की आपने चर्चा की, ये भी सभी के सहयोग से वो संपन्न हो रही है। आज ही उसका एक प्रसारण आज हुआ था जिसमें पंडित अरविंद कुमार आजाद जी हमारे साथ उपस्थित थे और प्रवीण उद्धव जी, गौरव भाव साहब जी, मनोज जी और राहुल जी, ये सब हमारे साथ उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम के संदर्भ में बात करना चाहेंगे क्योंकि मेरा बड़ा सौभाग्य है, प्रवीण सर ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आज के कार्यक्रम को धन्यवाद के लिए मुझे उन्होंने चुना। ताल पक्ष में गणित का प्रयोग और विस्तारशील बंदिशों के संदर्भ में आदरणीय डॉक्टर मनोज सर ने इस विषय को तार करके एक चीज को उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से समझाया। गणितीय सूत्रों का आपने प्रतिपादन जो किया है वो हमारे लिए भी और हमारे विद्यार्थियों के लिए भी, संगीत जगत के लिए, तबला जगत के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। उसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि एक बार में शायद वो समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। मनोज सर को हम प्रत्येक विश्वविद्यालय में जाकर, प्रत्येक संस्था में जाकर इस तरह के वर्कशॉप के लिए हम उन्हें सादर आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो जाकर इन सब सूत्रों को हमारे विद्यार्थियों के साथ साझा करें, उन्हें समझाएं, तो इन सभी बातों का बहुत उपयोग हो सकेगा। आज के कार्यक्रम में उपस्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, प्रोफेसर संगीता सिंह जी, प्रोफेसर राजेश शाह जी, प्रवीण उद्धव सर, खैरागढ़ विश्वविद्यालय के पार्थ चक्रवर्ती सर, गौराम भोसार सर, डॉक्टर विधि नागर जी, नित्यानंद हल्दीपुरकर जी, आपको प्रणाम करता हूँ। विजय शंकर मिश्रा जी, केशव तलेगांवकर जी, महेंद्र प्रसाद मिश्रा जी, वेणु वनिता जी, ब्रजरानी शर्मा जी, इतने विद्वज्जनों के नाम मैंने यहाँ इस मेरी स्क्रीन पर जो लोग दिख रहे हैं उनके मैंने नोट किए। उनके अतिरिक्त भी जितने लोग मुझे इसमें नहीं दिख पा रहे होंगे, उन सभी का मैं प्रवीण उद्धव सर की तरफ से, उनके विभाग की तरफ से, उनके विश्वविद्यालय की ओर से इस अनूठे आयोजन में आप सभी की सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, जिन्होंने इतना अच्छा व्याख्यान हमारे विद्यार्थियों के लिए, हम सभी के लिए प्रस्तुत किया। साथ ही इस कार्यक्रम को जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारे विद्यार्थीगण, और फेसबुक के लाइव के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, उन सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए, इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार। आगे की श्रृंखलाएं भी बहुत अच्छी है। प्रवीण सर ने इतना अच्छा ये आयोजन किया है अकादमिक दृष्टि से, ये बहुत ही उपयोगी आयोजन, और ये बहुत डॉक्यूमेंटेशन की दृष्टि से बहुत अच्छा आयोजन ये सिद्ध हो रहा है। आगे आने वाले आयोजन भी काफ़ी अच्छे हैं, हम सभी मिलकर उन सबका लाभ उठाएंगे, सभी उसका फायदा उठाएंगे। एक बार मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा प्रवीण सर ने अभी बताया कि हमारी ताल संवाद श्रृंखला चल रही है, तो जितने विद्वज्जन यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि कृपया वे उस आगामी आयोजन में हमारे जितने भी ताल संवाद के होंगे उन सभी में उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। और मैं पर्सनली सभी से कोशिश करूँगा कि सबसे मैं निवेदन करूँ और आगामी आयोजन का सभी को आमंत्रण दूंगा। और हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से भी आगामी वेबिनार और इस तरह के आयोजन जो भी होंगे उसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। और आप सभी के सहयोग से इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के अकादमिक आयोजन लॉकडाउन की अवधि में इतने अच्छी तरह से संपन्न हो रहे हैं, एक नए प्रकार से संपन्न हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हम सभी के लिए सीखने की बात है। आज का आयोजन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सभी के लिए बहुत उपयोगी, हम सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी रहा। सभी आयोजन और भी उपयोगी रहेंगे। प्रवीण सर का धन्यवाद, सभी विद्वज्जनों का धन्यवाद, सभी प्राध्यापकों का धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मनीष जी। कल के कार्यक्रम के संदर्भ में थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है।
प्रोफेसर किरण देश पांडे जी की थोड़ी तबीयत उनकी थोड़ी सी अस्वस्थता हुई है, थोड़ा सा उनका कुछ छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, ऐसी कोई बहुत चिंताजनक बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनका आराम करना थोड़ा जरूरी है। तो वो हम लोगों के लिए आगे कुछ दिनों बाद हम लोगों के इस व्याख्यान में आएंगे। और परसों हमारे केशव तलेगांवकर जी का व्याख्यान परसों था, वो कल होने वाला है। और कल और एक खास बात होने वाली है कि हम पंडित आचार्य पंडित गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी को सम्मानित करेंगे, उनके आशीर्वचन हम लेंगे। तो शुरुआत हम आचार्य गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, जिन्होंने तबले के क्षेत्र में बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं और बहुत उनका अनूठा योगदान है। और हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 70 के दशक से वो जुड़े हैं। उनको सन 1971 में प्रेमलता शर्मा जी ने एक सेमिनार में बुलाया था, जिस समय राजा छत्रपति सिंह जी, स्वामी पागलदास जी और ज्ञान प्रकाश घोष जी आए हुए थे। उसी में वो एक यंग, उस समय काफी यंग रहे, और आज तो उनकी थोड़ी तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उन्होंने हमारे लिए जो समय निकाला है हम लोगों को आशीर्वचन देने के लिए, तो हम बहुत उत्साहित हैं उनको, उनका अभिनंदन करने के लिए और उनके आशीर्वचन सुनने के लिए। और हम कल पंडित केशव तलेगांवकर जी से ख्याल संगति और वाद्य संगीत, जो तंत्र वाद्य के साथ संगति का क्या गूढ़ रहस्य है, इसके क्या तत्व हैं, क्योंकि हमारे केशव जी बहुत अच्छे वोकलिस्ट भी हैं, बहुत अच्छे गिटार प्लेयर भी हैं और एक तबला वादक तो है ही। तो हम क्यों ना उसका पूरा फायदा लें कि गायन के घरानों में कौन कौन से ठेके ऐसे हैं जिनका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, कौन सी लय ठेकों में प्रयोग होती है। और कई बार कुछ बंदिशें ऐसे ऐसे जगह से उठती है, उनके मुखड़े ऐसी ऐसी स्थान से होते हैं, तो उन सब की जानकारी हमको होना चाहिए, विद्यार्थियों को खास तौर पे। तो हम काफी खास खास जानकारी ख्याल संगति और तंत्र वाद्य संगति के विषय में हम पंडित केशव तलेगांवकर जी का बहुत बड़ा एक उनका पीरियड रहा है इस विद्वत्ता को हासिल करने के लिए। उनकी एक पारिवारिक परंपरा रही है। मुझे लगा कि उनके घर में कोई ऐसा बड़ा गायक नहीं है जो आगरा आया नहीं हो। निवृत्ति बुआ सरनाईक, पंडित राम मराठे जी, कुमार गंधर्व जी, बड़े बड़े गुणी लोगों का उनके घर में आना जाना रहा बचपन से। केशव जी तो बहुत छोटे थे, तो उन्होंने बड़े बड़े गवैयों को देखा है, क्योंकि एकमात्र ऐसी संस्था है आगरा में जो पिछले कई दशकों से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम करा रही है, और वो अनवरत चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं। तो मैं सभी गुणियों से और हमारे सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ, हम सब लोग हैं, और हमारा कल भी पुनः 10:30 बजे सितार का और 1:30 बजे हमारे संगीत शास्त्र पे और 4 बजे तबले पर व्याख्यानमाला शुरू होगा। तो आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।